हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से एक और न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं और हमेशा की तरह अभी भी ये सीरीज री एक्सप्लेन होगी, यानी कि इसे पहले से ही किसी ने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। बाकी यू नो माई टेस्ट कि मेरी हरकतें कैसी हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सीरीज दमदार है, मजा आ गया था पढ़ के। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें डायरेक्ट मेन कैरेक्टर की अवेकनिंग दिखाई जाती है। मेन कैरेक्टर को एक सपना आता है कि एक भारी भरकम मॉन्स्टर जिसके पंख थे और ये कम से कम 200 फुट का होगा, जो कि सिटी के ऊपर अटैक कर रहा था और मेन कैरेक्टर भागने की जगह पे डायरेक्ट उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। यही भाई साहब है हमारे मेन कैरेक्टर ये टियान उस मॉन्स्टर को देख के हैरान हो ही रहा था कि तभी उसे साइड से महसूस होता है कि उसकी बॉडी के अंदर क्रैक पड़ने लगे हैं, जिसके बाद टियान को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है और जब इसकी आंखें खुलती हैं तब ये डायरेक्ट अपने बेड के ऊपर था। यानी कि भाई साहब सपना देख रहे थे, लेकिन ये टियान को समझ में आ जाता है कि इस सपने की वजह से उसकी टैलेंट की अवेकनिंग हो चुकी है। जिसके बाद ये टियान हमें वही पुरानी प्रथा सुनाता है कि कैसे इंसानों के ऊपर दूसरे डायमेंशन के एलियन बीस्ट जो भी कहो वो आके अटैक करने लगे और इंसान इनके खिलाफ बेबस थे और इंसानियत बहुत बुरी तरीके से हारती जा रही थी। लेकिन उस अलग डायमेंशन की एनर्जी भी इंसानियत के पास आ चुकी थी, इसलिए इंसान भी अपने टैलेंट को अवेकन करने लगे और काफी सारी मात्रा में लोग अवेकन होने लगे। जिसके बाद उन्होंने उन बीस्टों के खिलाफ लड़ाई की और इसी तरीके से एरा ऑफ टैलेंट का जन्म हुआ। उसी टाइम पे ये टियान की सिस्टर उससे पूछती है क्या उसने अपने टैलेंट को अवेकन कर लिया है। तो ये टियान वहाँ पे अपने टैलेंट के लेवल को चेक करता है तो वो वीक टायर टैलेंट था, यानी कि ये टियान अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा और न ही वो मार्शल वॉरियर बन पाएगा। इसीलिए ये टियान को चिंता होने लगती है कि वो अपनी सिस्टर को कैसे प्रोटेक्ट करेगा फ्यूचर के अंदर। उसी टाइम पे ये टियान की सिस्टर अंदर आती है जो कि उसे पूछती है कि तुम्हारा एवोल्यूशन कैसा गया। तो फिर ये टियान झूठी कहता है कि वो एक्सीलेंट है। जिससे ये टियान की सिस्टर ये काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उछलने कूदने लगती है। वाओ, ऑथर गिविंग अस फैन सर्विस बाय एमसी सिस्टर, बट आई लाइक इट। जिसके बाद ये वहां से जाते हुए कहती है कि चलो मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करती हूँ तुम्हारे अवेकनिंग को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे ये टियान को अचानक से एक विंडो दिखाई देती है जो कि ये के उसकी बहन की टैलेंट को दिखा रही थी, जो कि अभी तक अवेकन नहीं हुआ था। ये टियान उस विंडो को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि अचानक से विंडो कहाँ पे आ चुकी है। लेकिन वो और कुछ कैलकुलेट कर पाता कि इससे पहले ही ये उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए डाइनिंग टेबल पे ले जाने लगती है। लेकिन जब उन दोनों का हाथ कांटेक्ट में आया था तो ये टियान के सामने एक और विंडो पॉपअप होती है जो कि उसे ये पूछती है क्या वो इंसान येयू का टैलेंट चुराना चाहता है, सॉरी कॉपी करना चाहता है। ये टियान को ये समझ में आ जाता है कि अब वो दूसरे लोगों का टैलेंट कॉपी कर सकता है, लेकिन वो अपनी बहन का टैलेंट कॉपी नहीं करता है क्योंकि उसकी बहन का टैलेंट फ्रोजन टाइप का टैलेंट था और फ्रीजिंग टाइप के टैलेंट काफी ज्यादा रेयर माने जाते हैं। इसीलिए अगर उसकी बहन फ्यूचर में अवेकन हो जाती है तो फिर उसके लिए ये काफी अच्छी बात रहेगी। तो ये टियान को उसके फ्यूचर की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स से कहता है जो कि गुजर चुके हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आप दोनों आराम कर सकते हैं। फिर ये टियान गली के अंदर आ जाता है और अब यहाँ पे ये टियान को पता चलता है कि उसका कॉपी टैलेंट एक तरह के रेडार की तरह काम करता है। जितने भी लोग उसके रेडार के अंदर आते हैं तो उसका टैलेंट ये टियान को बताने लगता है कि उनके पास कौन कौन से लेवल का टैलेंट है। लेकिन जितने भी विंडो अभी तक ये टियान को दिखाई दे रहे थे वो सभी लो लेवल के थे। ये टियान को कम से कम मिड डायर का टैलेंट कॉपी करना चाहिए जिससे वो ज्यादा फ्यूचर में बेहतर कर पाएगा और उसे तभी 5 एकेडमी के अंदर एडमिशन मिलेगा। जिससे ये टियान को एक आइडिया लगता है कि वो डायरेक्ट एकेडमी के अंदर ही टैलेंट को कॉपी कर सकता है। फिर अगला सीन डायरेक्ट लिन हाई बेस का होता है और ये 5th एकेडमी है, यानी कि ये 5वीं ब्रांच है जिसे लो टायर के बच्चों के लिए बनाई गई है, यानी कि गरीबों के बच्चों के लिए। ये टियान जैसे ही एकेडमी के अंदर आता है तो फिर उसे वहाँ पे कई सारे लोग दिखाई देने लगते हैं जिनका लेवल मिड टायर का था। इसलिए ये टियान को यकीन था कि वो एकेडमी के अंदर कोई ना कोई ताकतवर बंदा ढूंढ ही लेगा जिसके बाद वो उसके टैलेंट को कॉपी कर लेगा। अगले दिन एकेडमी के अंदर ये टियान आता है तो फिर उनका टीचर उन्हें बताता है कि अगर उन्हें मार्शल वॉरियर बनना है तो उन्हें सबसे पहले मार्शल डिसाइपल बनना पड़ेगा। मार्शल डिसाइपल बनने की शुरुआत बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक से होती है जिसके अंदर ये लोग अपनी बॉडी के स्पिरिचुअल प्रेशर को चेस्ट के पास इकट्ठा करते हैं और जितनी ज्यादा तुम्हारी बॉडी की एनर्जी हाई होगी उतने ज्यादा अच्छे चांसेस होंगे कि तुम्हारी कल्टीवेशन टैलेंट अच्छा होगा। अब इसके बाद ये टियान के साथ साथ जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे बैठे हुए थे वो सभी बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक को इस्तेमाल करने लगते हैं। कई सारे स्टूडेंट वो सब कुछ ट्राई कर लेते हैं और वो थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा भी कर पा रहे थे, लेकिन ये टियान का दूर दूर तक कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए टीचर उसे टॉन्ट भी मारता है कि तुम्हारे जैसा यूजलेस कचड़े का टुकड़ा एकेडमी के अंदर होना ही नहीं चाहिए। ये टियान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो साला कुछ इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा था, उसका टैलेंट इतना ज्यादा लो लेवल का है। इसके बाद वो टीचर वहाँ पे क्लास को बंद करता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों को चेन डोंग का एग्जाम्पल लेना चाहिए और मोटिवेट
मोटिवेशन लाके थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद में ये टियान अपने मोटे दोस्त से पूछता है कि ये चेंडोंग कौन है। तो फिर मोटा दोस्त उसे बताता है कि चेंडोंग कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, उसने आधे महीने के अंदर ही खुद को मार्शल डिसाइपल बना लिया था। यहाँ तक कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने उसको अपने डिसाइपल बना लिया है। फिर मोटू दोस्त अपने पास से चेंगडोंग का ऑटोग्राफ बाहर निकालता है और वो बताता है कि मैं इसे इन्वेस्टमेंट की तरह इस्तेमाल करूंगा। जब चेंगडोंग एक बड़ा और फेमस आदमी बन जाएगा तब मैं उसके ऑटोग्राफ को महंगे दाम में बेचूंगा। ये तो इसकी बिजनेस वाली मेंटालिटी है भाई, गलत स्कूल में आ गए आप। अब उसी टाइम पे वहाँ पे चेंगडोंग भी आ जाता है और स्कूल के जितने भी लोग थे वो सभी उसको एक मादा समझ के मीटिंग नर की तरह चारों तरफ से घेर लेते हैं। और सबसे आक्रामक नर तो मोटू था जो कि भागते हुए चेंगडोंग के पास चला जाता है और उससे कहता है ऑटोग्राफ दीजिए जनाब, ऑटोग्राफ। जिसके बाद ये टियान डोंग का टैलेंट चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि डोंग का टैलेंट मिड टायर का है। इसलिए ये टियान तेजी के साथ आगे बढ़ता है और डोंग से पूछता है क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ। डोंग इसके लिए तुरंत मान जाता है और सभी लोगों से एक एक करके हाथ मिलाने लगता है। ये टियान की जैसे ही बारी आती है तो फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और जैसे ही इन दोनों का हाथ कांटेक्ट में आता है तो फिर ये टियान जल्दी से उसके टैलेंट को कॉपी कर लेता है। उसी रात को हम लोग देखते हैं कि ये टियान पता नहीं गुफा के अंदर क्यों चला जाता है, लेकिन गुफा के अंदर जाने के बाद विंडो उससे पूछता है क्या तुम्हें टैलेंट को सच में कॉपी करना है, यानी कि तुम उसे अपनी बॉडी के साथ फ्यूज करना चाहते हो। तो ये टियान पहले तो काफी ज्यादा सोचता है लेकिन वो बाद में फ्यूज करने के बारे में ही सोचता है क्योंकि उसके पास कोई चारा ही नहीं है। इसीलिए वो यस का बटन दबा देता है जिसके बाद टैलेंट उसकी बॉडी के साथ फ्यूज होने लगता है। लेकिन ये काफी ज्यादा दर्दनाक प्रोसेस था। ये टियान दर्द में चीखने और चिल्लाने लगता है और उसे ऐसा फील होता है कि उसकी बॉडी की हर एक मसल टूट रही है और दोबारा रिकवर हो रही है। और तुम इसके चेहरे से ही अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा दर्द हो रहा होगा। लेकिन जब ये प्रोसेस खत्म हो जाती है तो ये टियान के पास कल्टीवेशन टैलेंट आ जाता है, वो भी मिड टायर का। इसीलिए जो भी दर्द ये टियान ने सहा था वो पूरी तरीके से वर्थ इट था। लेकिन सिस्टम ये टियान को ये भी बताता है कि अगर उसे दोबारा किसी का टैलेंट कॉपी करना होगा तो फिर उसे 30 दिन तक रुकना पड़ेगा। ये चीज ये टियान के टैलेंट का एक ड्रॉबैक है, बट दिस एबिलिटी इज ट्रूली इनक्रेडिबल। इसके बाद ये टियान यहाँ पे बैठ के बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो वो काफी जल्दी ही स्पिरिचुअल पावर को अपनी चेस्ट के पास इकट्ठा करने लगा था, जिससे ये टियान को समझ में आ जाता है कि मिड टायर का कल्टीवेशन टैलेंट कोई मजाक नहीं है। इसलिए ये टियान को यकीन हो जाता है कि अगर वो इसी तरीके से प्रोसेस करते रहा तो फिर धीरे धीरे करके वो एक मार्शल वॉरियर में बदल जाएगा, जिसके बाद इलाइट मार्शल वॉरियर और यहाँ तक कि एक ग्रेट मार्शल वॉरियर में भी वो बदल सकता है। जिसके बाद अगला सीन डायरेक्ट 1 महीने के बाद का होता है और हम लोग देखते हैं कि शहर के अंदर एक एनिमल अटैक कर देता है और उसी रात हम लोग ये टियान को देखते हैं और उसके बगल से एक डॉटर एंड फादर जा रहे थे जो कि डिनर की प्लानिंग कर रहे थे। वह भी ये टियान अपने मन के अंदर सोच रहा था कि अब वो एक मार्शल डिसाइपल तो बन चुका है, लेकिन चेंगडोंग अभी प्रिंसिपल के साथ 1-1-1 डुअल कर रहा है, यानी कि चेंगडोंग ये टियान से ज्यादा बेहतर और ज्यादा जल्दी से इम्प्रूव कर रहा था। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ये टियान के बगल में जो फादर एंड डॉटर जा रहे थे उनके ऊपर वो एनिमल अटैक कर देता है और वो एनिमल एक बार में ही फादर के सर को डायरेक्ट निगल जाता है। ये टियान जब तक पीछे मुड़कर देखता तब तक देर हो चुकी थी और फादर मारे जा चुके थे। जिसके बाद वो एनिमल डॉटर के ऊपर भी अटैक करने वाला था। एनिमल जल्दी से उस लड़की के ऊपर भी अटैक कर देता है, लेकिन ये टियान जल्दी से जाता है और उस लड़की को लेकर साइड में हट जाता है। सही टाइम पे वहाँ पे हंटर भी आ चुके थे जो डायरेक्ट उस एनिमल के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे पीछे खदेड़ देते हैं। लेकिन ये एनिमल इतना भी वीक नहीं था और वो अटैक को काफी इजीली हैंडल कर लेता है। खैर इस बंदे का नाम कैप्टन गेल वुल्फ है जो कि एक प्रोफेशनल हंटर है और ये लीड से आने के लिए माफी मांगता है। गेल वुल्फ पीछे मुड़ के ये टियान से कहता है कि जब तक मैं इसके साथ निपटता हूँ तब तक मैं उस लड़की को शांत रखो। जिसके बाद वो दोबारा एनिमल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और एनिमल के ऊपर 2-3 स्लैश मारता है, लेकिन पहले की तरह एनिमल वीक नहीं था और वो अटैक को काफी इजीली हैंडल करते जा रहा था। गेल वुल्फ उस एनिमल के ऊपर लगातार अटैक करते रहते हैं लेकिन उस एनिमल को कोई असर नहीं पड़ रहा था और उसी टाइम पे वहाँ पे गेल वुल्फ के बाकी टीममेट्स भी आ जाते हैं जो कि एक साथ उस एनिमल के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो एनिमल वहाँ से भाग निकलता है और डायरेक्ट कैप्टन के ऊपर अटैक कर देता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए वो सभी टीममेट्स एक साथ उस एनिमल के ऊपर अटैक करते हैं और उसकी बॉडी के अंदर अपनी शॉर्ट्स को घुसा देते हैं, लेकिन इससे भी ये एनिमल नहीं मरता है। जिसके बाद ये एनिमल यहाँ पे ब्लड लाइन पावर का इस्तेमाल करने लगता है और एक झटके के अंदर ही दहाड़ के इन सभी को बाहर फेंक देता है। जिसके बाद ये एनिमल अपनी ब्लड लाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ भागते हुए इन लोगों से दूर जाने लगता है, लेकिन कैप्टन आगे से कहता है कि वो कहीं भी बच के नहीं भाग पाएगा क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इनके पास एक और टीममेट थी जो कि एक आर्चरर थी और ये टीममेट अपनी आर्चरी का इस्तेमाल करते हुए उस एनिमल के ऊपर एक ही तीर मारती है जो कि डायरेक्ट उसकी गर्दन के अंदर जाके घुसता है और ये एनिमल वहीं पे नीचे जाके गिरता है। जिसके बाद वो एनिमल तो नीचे गिर जाता है और वो सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन उसी टाइम पे ये टियान को दिखाई देता है